जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलकलांबा। साथी जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फिर मैं आज अपनी बात को रखूंगी। मुझे लगता है कि काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, मैं अपनी बात को आज रख सकती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, ज़रूर महसूस करती हूँ कि आप लोगों से जो भी प्रश्न हैं, उनके जो सुझाव हम तक आ रहे हैं या हमारी जो बात आप तक पहुँच रही है, उसे दो तरफा रखें। बट कुछ माफ़ी चाहूँगी असामाजिक तत्व जिन्हें अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, वो जब आ जाते हैं तो ध्यान यहाँ से हटता है और मुद्दा कहीं का कहीं और चला जाता है। व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक वसीम भाई? टॉपिक कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके आसपास है, आप देख रहे हैं। भारत के अंदर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और पिछले एक दिन के अंदर ही कम से कम 5,000 नए मामले आ चुके हैं। दुख हो रहा है कि सारा दोष प्रवासी मजदूरों पर डाला जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं। प्रवासी दो तरह के हैं मेरी नज़र में, आपका नज़रिया क्या है नहीं जानती हूँ। 2 तरह के प्रवासी, एक वो प्रवासी भारतीय जो हवाई जहाज में बैठ कर भारत में आए, जिनका कोई कोरोना वायरस टेस्ट उस समय नहीं किया गया, जो हिंदुस्तान में गए और बाहर से हवाई जहाज के माध्यम से वो प्रवासी भारत कोरोना वायरस लेकर आए। लेकिन आज दोष किस पे डाला जा रहा है? आज दोष पूरी तरह से प्रवासी गरीब मजदूर के ऊपर, जो सड़कों पर पैदल चल रहा है, उसके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया है कि ये प्रवासी भारतीय मजदूर जो हमारा है वो एक राज्य से दूसरे में जा रहा है, इसलिए ये कोरोना वायरस फैला रहा है। माफ़ी चाहूँगी, ये गरीब तो बेचारा कोरोना वायरस की मार से भूखमरी, बेरोजगारी, मीलों सड़कों पर चलकर किसी एक का या किसी की दूसरे की वजह से आज सारा खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अभी आज ही की खबर है TV9 भारत की, जो उन्होंने दिखाया कि हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली और गुड़गांव के जो बॉर्डर पे कम से कम 700-800 मजदूर जो हमारे हैं वो दिल्ली के बॉर्डर में दिल्ली पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गुरुग्राम में एंटर हो गए, क्योंकि वहाँ वो रहते हैं, वो उनका घर है, वो अपने घर जाना चाहते हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, लोग कहते हैं सुझाव दीजिए, डॉक्टर हो, हम सब हों, लगातार सुझाव दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूरी बनाकर रखिए, हाथों को धोते रहिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, घरों में रहिए। अरे 1,000 मजदूर हर सरहद, हर बॉर्डर पे जो आपने बना दिए हैं, वहाँ पर भूखा और प्यासा घर जाने के लिए बैठा है। कांग्रेस ने प्रयास किया था, प्रियंका गांधी जी ने 1,000 बसें भेजी। कल दुख की बात से कहना पड़ रहा है कि 20 मई को शाम को 4 बजे, 4 दिन के बाद वो 1,000 बसें खाली लौटा दी गई। और कांग्रेस को मिला क्या? पहली FIR दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे हुई, दूसरी FIR उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर हुई और FIR ही नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में। अपराध क्या था? सिर्फ उन्होंने प्रियंका गांधी जी के कहने पर पूरी कांग्रेस ने मिलकर 1,000 बसेस मजदूरों को समय पर रहते सुरक्षित उनके घर पे जाने के लिए एक मदद के लिए आगे बढ़े थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उन मजदूरों को तो वो बसें नहीं दे पाए, खाली लौट गई। उल्टा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जो हमारे कांग्रेस के हैं, उन्हें भाजपा की सरकार ने जेल भेज दिया है। और तीसरी FIR आज 21 मई है। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, जिनके भारत रत्न को वापसी लिए जाने का प्रस्ताव दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधानसभा में लाई थी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, मैं उस समय दिल्ली विधानसभा की सदस्य थी और भारत रत्न को वापस लिए जाने का प्रस्ताव का अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी द्वारा उस प्रस्ताव का मैंने घोर विरोध किया था और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को मैंने कहा था मैं तैयार रहूँगी, उसकी कीमत चुकानी भी पड़ी। पर कोई चिंता नहीं, वो भारत रत्न जो राजीव जी जिसके हकदार थे, वो आज भी उनके साथ है। 18 साल के हुए हम सब लोग, तो लगा ये 18 साल का वोट का अधिकार किसने दिया? श्री राजीव गांधी जी ने हम सब युवाओं को 18 साल में वोट का अधिकार दिया। 21 साल के हुए तो चुनाव लड़ने का अधिकार, लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। महिलाओं की बात करें तो 33% पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार श्री राजीव गांधी जी ने दिया। पंचायती राज श्री राजीव गांधी जी की शुरुआत पर था। आज हर एक के हाथ में जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब
किसकी दूरदर्शिता का नतीजा है आज? श्री राजीव गांधी जी, क्योंकि वो श्री राजीव गांधी मात्र 40 साल, सिर्फ 40 साल की उम्र थी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, और मात्र एक बार मौका मिला उन्हें, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद वो आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आतंकियों का निशाना बने और शहीद हो गए इस देश के लिए। आज उन्हें हमारे बीच से गए हुए 29 साल पूरे हो चुके हैं, और पिछले इन 29 सालों में से गांधी परिवार को जो गाली देते हैं, पिछले 29 सालों से इस गांधी परिवार का, महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, लेकिन 29 सालों से राजीव जी के जाने के बाद इस गांधी परिवार में से कोई भी देश, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहें, राज्यपाल कहें, प्रधानमंत्री कहें, कोई उन्होंने ऐसा पद नहीं लिया, सिर्फ सेवा की। और आज सेवा का नतीजा ये मिलता है कि आज जब राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर FIR होती है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे FIR क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के PM केयर फंड में आ रहे करोड़ों रुपए का सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री के पास पब्लिक जो हमारे सर्विस यूनिट्स हैं, हमारी जो हैं PSUs हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया आ रहा है, कितना आया है, किससे आया है, कहाँ खर्च किया है, पारदर्शिता की बात कही तो ये उन्हें मंजूर नहीं। और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी पे भी FIR कर दी गई है। मुझे मालूम नहीं है कि हजारों की तादाद में मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर है, और सारा आरोप इसी गरीब पर डाल दिया गया है कि इसकी वजह से जो 1 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, ये सरकार अमीरों की, पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरे विश्व से जो प्रवासी भारतीय देश में आए थे उनके ऊपर दोष नहीं डालेंगे, ये दोष हिंदुस्तान के प्रवासी गरीब मजदूर पर डाल रहे हैं कि उनके इस तरीके से जाने से ये हो रहा है। आपने तो सिर्फ ये कह दिया जो जहां है वहां रहिए, फैक्ट्री बंद हो गई, किराएदार किराया नहीं मांगेगा, लेकिन किराएदार लगातार किराया मांग रहा है। कहाँ जाए बेचारा, कौन से थाने में जाए, कहाँ सुनवाई होगी? किराएदार ने, मालिकों ने परेशान किया, मालिकों की अपनी समस्याएं थी, फैक्ट्री बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूर था, ना पैसा था, ना अनाज था, निकल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा ही फेसबुक लाइव देखिएगा, लॉकडाउन 1 जब घोषित किया था तब मार्च का मेरा वो लाइव वीडियो है, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल फ्लाईओवर दिखता है। हज़ारों की तादाद में मार्च में मजदूरों ने अपने घरों से की तरफ वापस जाना शुरू किया था। मार्च से अप्रैल से मई आ गया, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में आज भी वो सड़कों पर है। मैं आप सभी से कहूँगी, उत्तर प्रदेश के बारे में माफ़ी चाहूँगी। 4 राज्य हैं कांग्रेस के। अगर आप कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें देकर जो मदद का हाथ आगे बढ़ाया था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वो राजनीति थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें ये सुझाव देंगे? क्या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो साइक्लोन से कितने लोग वहाँ पर जो अपनी जान से हद हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जो है बंगाल की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई, और यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए बंगाल में, हम और आप बंगाल के इलाकों का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि इस विपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी एक साथ उनके सामने खड़ी हैं। अपील किए, देखते हैं प्रधानमंत्री जी समय निकाल के पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर, इस आपदा के समय पर पहुंचते हैं, या यहाँ बैठे बैठे सिर्फ खोखले कि हम मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। कथनी और करनी में बदलना बेहद ज़रूरी होगा, मैं आप सभी से कह रही हूँ। और एक और बात कह रही हूँ, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी लोग, आज तक मैंने उनको कभी ट्विटर पर नहीं देखा था। मुझे लगा शायद वो है ही नहीं है। उनको मैंने अपनी आदरणीय बहन जी मायावती जी के साथ सड़कों पर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1, 2, 3 में नहीं देखा मदद करते हुए कि बहन जी ने अपनी, उनके मैं ट्विटर हैंडल पे भी गई हूँ, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख उनके फॉलोवर हैं बहन जी के। कहीं कोई एक तस्वीर मुझे पूरे ट्विटर हैंडल पे जाकर आप देखिएगा नहीं मिलेगी कि वो उत्तर प्रदेश में, देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही अपने ही समाज, अपने ही लोग जो दलित मजदूर हैं,
कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ, या उनकी जो स्थिति है उसकी तस्वीरों को, वीडियो को वो शेयर करके देश की सरकार से प्रश्न कर रही हूँ। बहन जी की एक ट्विटर हैंडल पर ऐसा कोई भी एक वीडियो या एक फ़ोटो आपको नहीं दिखेगा। अगर इसकी चिंता प्रियंका गांधी जी कर रही थी 1000 बसेस की, तो बहन जी का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट में कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी से, देश के प्रधानमंत्री से नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से नहीं, यूपी के अभी के मुख्यमंत्री से नहीं। बहन जी कहती हैं कि बीएसपी प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहती है। वो प्रियंका गांधी जी जो ना सांसद है उत्तर प्रदेश से, ना विधायक है, ना पार्षद है, ना मुख्यमंत्री हैं, वो तो मदद का हाथ आगे बढ़ाए थे। 1000 बसें खड़ी होकर वापस चली गई। वो बहन जी पूछती हैं, प्रियंका गांधी जी ये बसें आप लखनऊ पहुंचाइए, यहाँ पर भी गरीब मजदूर दलित सड़कों पर त्राही त्राही कर रहा है। बहन जी, तो आप क्या कर रही हैं लखनऊ के अपने आलीशान बंगलों में बैठकर? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है बहन जी कि आप लखनऊ में होते हुए बाहर निकले? आपने पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड या प्रियंका जी की तरह अपनी पार्टी से कितने करोड़ों रुपए की मदद उन दलित मजदूर गरीब भाइयों की है? इसको भी मैंने आपके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा, एक भी ऐसा योगदान आपकी तरफ से नहीं दिखा मुझे। और जब मैंने प्रश्न किया तो पूरी सेना को मेरे पीछे लगा दिया गया, पूरी सेना को, सिर्फ मेरा प्रश्न पूछने से, क्योंकि बहन जी प्रियंका गांधी जी से सवाल कर रही थी, देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री से नहीं, प्रियंका गांधी जी से, कि ये यहाँ पहुँचा दीजिए। और आज नहीं वो बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को जेल किस अपराध में भेजा गया है। आज वो नहीं बोल रही, वो खामोश हैं, क्योंकि साफ सी बात है, जेल जाने से हर कोई डरता है। बहन जी को भी डर लग रहा है। 2019 का गूगल करिएगा, कहाँ कहाँ सीबीआई के छापे पड़े, कहाँ कहाँ उनके खाते सील हुए, ये सब की जानकारी गूगल पे आपको मिल जाएगी। आज अगर वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न करेंगी, तो स्वाभाविक है दोबारा से सीबीआई को पीछे लगा दिया जाएगा। इस डर से वो देश की सरकार से, यूपी की सरकार से प्रश्न नहीं कर रही। इस डर से वो प्रियंका गांधी जी से प्रश्न करती हैं, वो कांग्रेस से प्रश्न करती है जिनकी देश और उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। और जब मैं भी प्रश्न करती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, वो अपना कार्ड खेलना, उनका पूरा जो सेना है वो शुरू कर देती है कि अलका लामा ने उन्हें ऐसा पूछ कैसे लिया। कहावतें कुछ बनी हुई हैं, उन कहावतों का इस्तेमाल हम लोग समय समय पर करते रहते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर मैंने भी ये कह दिया कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और हैं, तो इसमें अपमान कैसे हो गया? ये तो कहावत है ना, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना, हाथी। अब वो हाथी बीएसपी का निकला तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने कह दिया कि बहुत से नेता हैं जो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, जो चुनाव में सिर्फ बाहर आते हैं और बाकी समय अपने अपने आलीशान बंगलों में, अपने ऐशो आराम में बैठे रहते हैं, तो ये भी एक कहावत है, बरसाती मेंढक। इस पे भी उनको लगा कि मैंने अपमान कर दिया है। अपमान तो आप कर रही हैं उस गरीब मजदूर का, जिसकी मदद के लिए जब प्रियंका गांधी आगे आई, आप उन्हें प्रियंका गांधी जी का साथ देने की बजाय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का साथ देना ज़रूरी समझा। ये मैंने नहीं कहा, भीम सेना के, हाँ, जो उन पर दबाव आया बीएसपी के लोगों का कि आप कुछ बोलिए, तो उन्हें भी लगा कि उन्हें समर्थन चाहिए बीएसपी के इन कार्यकर्ताओं का। आज उनके दबाव में नहीं बोलेंगे तो शायद ये जो समर्थन बहुत बड़ा आज उन्हें बीएसपी के कार्यकर्ताओं को मिल सकता है, वो कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने भी फटाफट भीम सेना के, क्या नाम है, कोई आज़ाद है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये हमारे दलित समाज और महिला का अपमान है। कोई शब्द तो एक बताइए, कोई एक शब्द तो बताइए। और मैंने तो अपने उस ट्वीट में नाम भी नहीं लिया था। और सच बताऊं, मेरा वो ट्वीट माया की धनी, मैंने तो ये लिखा था माया की धनी,
ठीक है, वो माया की धनी आजकल हमारी कांग्रेस की एक और विधायक है, नाम नहीं लूँगी, समझदार हैं। उस कांग्रेस की एक अभी आज की जो विधायक है वो भी माया की बहुत धनी है, राजघराने से हैं। वो भी आज संघ भाजपा की जुबान में बोल रही हैं और प्रियंका गांधी से प्रश्न कर रही हैं, और ऐसा प्रश्न जिसका कोई मुंह सर पैर कहते हैं ना, वो नहीं है। तो मेरा कटाक्ष तो उन पे भी हो सकता था। मैंने ना बहन जी शब्द का इस्तेमाल किया, ना मायावती जी का नाम लिया, ना मैंने बीएसपी का नाम लिया, मैंने तो माया की धनी का नाम लिया था। और कहते हैं ना, अब एक और तीसरी कहावत है, इसमें भी दिक्कत होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जो ट्वीट था वो खुद ही उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, भैया लेना है तो ले लो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नाम का इस्तेमाल नहीं किया और आपने ट्रेंड चला दिया, अलका माफ़ी मांगो। अलका क्यों माफ़ी मांगेगी भैया? हमारे राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं, हम गांधीवादी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। जब हम कहते हैं तो तथ्यों के ऊपर डंके की चोट पर कहते हैं, समझ रहे हैं? 24 घंटे हो गए आपके हैंडल को चले हुए, ट्विटर हैंडल ट्रेंड करा रहे हैं, अलका लांबा माफ़ी मांगे, मंगवाइए माफ़ी, मैं भी देख रही हूँ। बेनकाब जवाब होते हैं, आप ही से प्रश्न किया जाता है कि देश की सड़कों पर गरीब दलित महिलाएं शोषित हो रही हैं, तो आपकी बहन जी कहीं नहीं दिखाई देती पूरे लॉकडाउन में। कोई फोटो कोई वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं करती हैं, किसी को फॉलो नहीं करती, अपने बीएसपी के नेताओं को भी वो फॉलो नहीं करती हैं। ये जो भीम आर्मी सेना वाले नेतागिरी करने निकले हैं ना, इन्होंने ही बहन जी के लिए कहा था, मैंने पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, कहा था कि बीजेपी के एजेंट्स जो हैं वो बीएसपी हाउस मायावती जी के घर में क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं चुनावों में, मैंने नहीं कहा था, चंद्रशेखर जी ने कहा था। और बहन जी ने पलट कर क्या कहा था, क्योंकि बहन जी को साफ सी बात है, बीएसपी के अंदर अपने भांजे के सामने किसी और को देखना मंजूर नहीं है। वो जो ब्रांडेड जूते लाल रंग के पहन के मंच पर बीएसपी का महासचिव बना दिया गया, जिन्होंने कभी गरीब दलित के घरों में जाकर झांका नहीं, अभी भी वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, कोई संघर्ष करते हुए, कोई आवाज़ बुलंद करते हुए, कोई उनकी मदद करते हुए। उनके सामने इनको ये गलतफहमी है कि बहन जी इनको समर्थन कर देंगे। तो ये आपकी अपनी आपस की, चाहे वो बीएसपी हो, बहन जी हो आपकी, या आपके वो चंद्रशेखर हो, भीम सेना हो, या आपकी इसकी पर्सनल लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता कुर्सी की लड़ाई है, भैया आप लड़ते रहिए, मुझे क्यों उसमें घसीट रहे हैं? आपकी अगर बहन जी नहीं निकल रही दलित मजदूरों की, गरीब की मदद करने के लिए सड़कों पर, और प्रियंका गांधी जी से अगर प्रश्न करेंगी तो स्वाभाविक है जवाब तो उन्हें दिया जाएगा, जवाब उन्हें सुनना भी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप अलका लांबा से बात करते हैं, मैं इनको बता दीजिएगा। छोड़िए, चलाइए जितना ट्रेंड चलाना है। अलका लांबा माफ़ी मांग ले तो बता दीजिएगा। और आप सभी को कहूँगी, दोबारा से कहूँगी, देश में सच में इस समय कोरोना वायरस का खतरा कहें, आर्थिक तौर पर आज फिर रघुराम राजन जी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ने दोबारा कह दिया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था अब संभलने वाली नहीं है। अब जो मजदूर अपने घरों में जा चुके हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन्हें आपको इलाज की ज़रूरत है। आप बंद फैक्ट्रियाँ खोल भी देंगे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी वहाँ खोल भी देंगे तो वहाँ मजदूर आपको शायद ही मिलेगा। और जो इक्का दुक्का मजदूर रह गए हैं वो अब उतने वेतन में शायद काम नहीं कर पाएंगे जितने वेतन में आज तक कर रहे थे। उससे क्या होगा? मालिक को ज़्यादा पैसा अगर देना पड़ा तो स्वाभाविक है महंगाई तो होगी, क्योंकि मांग जो है पीछे से सप्लाई नहीं है और मांग बढ़ती चली जाएगी तो महंगाई तो होगी। तो मैं आप सभी से कहूँगी, बुरा समय शुरू हो रहा है, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ। ये महामारी मैं नहीं कह रही हूँ, स्वास्थ्य के जो हमारे एम्स के डायरेक्टर, सफदरजंग हॉस्पिटल होगा, सब है, इन सब की चेतावनियों को लीजिए। अलका लांबा मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, पर मैं ये मान रही हूँ 1-1.5 लाख से ऊपर आंकड़ा जल्द 1 लाख पहुँच चुका है, जल्द और बढ़ने वाला है, दुगना तिगना होने वाला है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है, अपने आप को बचा लीजिएगा, अपने घर अपने परिवार को बचा लीजिएगा, घरों में रहिए। उन मजदूरों के लिए हम ये कहें घरों में रहिए तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हूँ। वो तो घर नहीं पहुँचे, वो आज भी 2 महीने से सड़कों पर है, पैदल चल रहे हैं।
जिनके पास घर है, जो मजदूर नहीं है, जो परिवार के साथ है, कम से कम आप तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं ना। भारत की राजधानी दिल्ली, पहला राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ पर अभी एक साल भी शायद नहीं हुआ सरकार बने हुए। उससे पहले भाजपा की सरकार रही लंबे समय तक। शिवसेना की सरकार है कांग्रेस के समर्थन से। उद्धव ठाकरे जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है जो शिवसेना की जहां पर सरकार है। नंबर 2 पर तमिलनाडु है जहां पर AIADMK की सरकार है। नंबर 3 पर आपका गुजरात खड़ा हुआ है जहां पर पूर्ण बहुमत की 15 सालों से अधिक समय से भाजपा की अपनी खुद की सरकार है। यहाँ पर भी उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा। वर्स्ट से वर्स्ट गुजरात तीसरे पर खड़ा है। चौथे पर भारत की राजधानी दिल्ली खड़ी हुई है। जी हाँ, 11,000 से मामले कोरोना वायरस के भारत की राजधानी दिल्ली में पार कर चुके हैं। ये वो दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, जहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, जहाँ पर 2 सरकारें एक छोटी सी दिल्ली को चलाती हैं, भाजपा की सरकार केंद्र से और दिल्ली की केजरीवाल सरकार। 11,000 के आंकड़े पूरे हो चुके हैं। 1,80,000 की आबादी, इतनी सी दिल्ली, 1 करोड़, माफी चाहूंगी, 1 करोड़ 80 लाख की आबादी चौथे नंबर पे खड़ी है पूरे देश में। 11,000 के आंकड़े पूरे हो चुके हैं। दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल और नाकाम हो चुकी हैं और लॉकडाउन 4 खोलने के बाद ये मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल चिंता है उन गरीब मजदूरों की जो अभी भी सड़कों पर हैं, घरों में नहीं पहुंचे, झुंड और भीड़ में हैं। और अब उनके गांव में मैंने ये भी सुना, क्योंकि गांव में जो है जागरूकता बहुत कम होती है। गांव में ये कहा जा रहा है, कई जगह लोगों ने बताया कि ये छुआछूत की तरह लिया जा रहा है कि ये एक हवा है, ये भूत है, इसे छू देंगे तो आपको हो जाएगा। और जबकि थोड़ा सा मैं कहूँगी सच्चाई तो है, इसीलिए हम कहते हैं 1 मीटर की दूरी बना कर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का, सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन ये जो गाँव में जब पहुँचता है तो गाँव में इन गरीब मजदूर जो मीलों चल के अपने गाँव पहुँचे, उनके गाँव वालों को ऐसा, माफी चाहूंगी, ऐसा दिखाने की कोशिश है कि डैन आ गई है, इसे घुसने मत दो, इसे खदेड़ दो बाहर। तो ये सब हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी ग्रामीण के लोगों से जागरूकता लाइए, मत व्यवहार ऐसा उस गरीब मजदूर जो मीलों चलकर पहुंचा, अगर वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है भीड़ की वजह से, ना टेस्टिंग होने की वजह से, ना इलाज मिलने की वजह से, तो अमानवीय व्यवहार प्लीज मत कीजिएगा। वो कोई भूत डैन नहीं है कि छूते ही होगा। मानती हूँ आपको दूरी बनाकर रखनी है, पर इंसान है, मत ऐसा व्यवहार करिएगा। समझाइए सबको। 2 लोग मैं बता रही हूँ बच सकते हैं, वो सरकारें जिनके पास अपने पास सेविंग कहते हैं, जमा पूंजी, या वो आदमी, वो घर, वो परिवार इस दौर में बचा रह सकता है जिसके पास अपने पास थोड़ी बहुत सेविंग होगी। जिसके पास सेविंग नहीं है कि इन 2 महीनों में जब सब कुछ बंद है तो उस सेविंग से आप अपने उद्योग को, अपनी राज्य सरकारों को, देश को या घर को चला पाए, वही सबसे ज्यादा मार खाएगा। और सेविंग किसके पास नहीं होती है? सेविंग गरीब, रेडी, पटरी मजदूरों के पास कोई सेविंग नहीं होती। वो रोज कमाता है और वो रोज खाता है। लेकिन दुख की बात है कि भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें, आप और मैं, जो सेविंग कर सकते थे बुरे समय के लिए, अगर जिन्होंने नहीं की, जैसे भारत सरकार ने नहीं की, राज्य सरकारों ने नहीं की, इसीलिए आज वो सबसे ज्यादा कठिन दौर में आ चुके हैं। वो कर्ज लेकर मोहताज हो रहे हैं, वो भूख के कागार पर हैं, वो मरने के कागार पर आ चुके हैं। और वही जिंदा रह पाएगी वही सरकारें राज्यों की, जिनके पास मुफ्त के नाम पर चुनाव में खजाने नहीं लुटाए दिल्ली सरकार केजरीवाल की तरह, कुछ सेविंग रखी हुई है कि इस आपदा के समय में अगर सब कुछ बंद भी रहेगा तो भी वो अपने राज्यों को चला लेंगे, अपने घरों को चला लेंगे। समझदार लोग होंगे जिन्होंने अपने घर में कुछ सेविंग की हुई है। सब कुछ, अगर काम धंधा नौकरी भी नहीं रही तो अपने बच्चों को वो खिला पाएंगे। मैं आप सभी से कहूँगी, आज धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार का, जिस बात को न्याय योजना, न्याय का था कि हर युवा, मनरेगा में जो गांव में लोग हैं और शहरों में जो बेरोजगार हैं, उनके खातों में 7,500 रुपया कुछ 2-3 महीनों तक डाल देंगे तो वो अपना गुजारा कर पाएगा। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कह रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। हमें कहा गया आप अपनी राज्य सरकारों में करके दिखाइए। हमारी एक जगह पूर्ण बहुमत की स्थिर मजबूत सरकार छत्तीसगढ़ में है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने न्याय योजना के तहत 5,500 करोड़, जी हाँ 5,500 करोड़, लगभग
मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताना चाह रही हूँ, कितने लाख किसानों के खातों में डालने का जो है वो फैसला किया है। आज आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, अगर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को फेसबुक पे आप सुनेंगे तो खुशी होगी कि आज 21 तारीख को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी 5,500 करोड़ के तहत डायरेक्ट सीधा पैसा, कोई खोखली घोषणा नहीं है 20 लाख करोड़ की तरह, कोई खोखली घोषणा नहीं है, सीधा पैसा जाएगा गरीब मजदूर और किसान की जेब में, वही हम कह रहे हैं, उसके अलावा कोई राहत देने का। बहुत भाजपाइयों को मैं सुन रही थी, अरे देश का खजाना लुटा देंगे, बर्बाद हो जाएंगे क्या सबके खातों में। अरे 20 लाख करोड़ दिए, यहाँ तो सिर्फ 14 करोड़ परिवारों को जो जनधन खाते जिनके हैं या मनरेगा में, उनको सिर्फ महीने का 2-3 महीने तक 7,500 देना था, 65,000 करोड़ था। इसमें कौन सी सरकार आपकी बर्बाद हो जाती। अपने थोड़े सरकारी लाभ लश्कर अपनी सुविधाएं कम कर देते, पैसा बचता अपने विज्ञापनों पर। आज कांग्रेस की सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया था कि अपनी हर सरकार को, हर पार्टी के आदमी को कह दिया था कि राजीव जी की पुण्यतिथि है, हम विज्ञापन अखबारों में देते हैं, हम होर्डिंग देते हैं, हम इश्तिहार देते हैं और लाख रुपया विज्ञापनों पर हम अपनी खुशी से खर्च करते हैं। पर सोनिया गांधी जी ने अपील की कि इस 21 मई को हम एक भी रुपया, सरकार हो पार्टी हो, विज्ञापन पे नहीं खर्च करेगी। जो भी पैसा है वो राजीव गांधी जी के नाम से गरीब मजदूर किसानों को सीधा आप मदद के तौर पर देंगे, जो हमने देने का फैसला भी किया है और हम कर भी रहे हैं। मैं आप सभी साथी जो जुड़े उन सबका धन्यवाद करती हूँ। कोई भाई हैं, अंधभक्त हैं, नेपाल का नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं नेपाली माता नेपाल चो नहीं चले जाते। माफ़ी चाहूँगी, गुस्सा आ रहा है पर इसलिए बोल रही हूँ। 2 कोड़ी के, माफ़ी चाहूँगी, 2 कोड़ी का अंधभक्त नहीं है, ये 25 पैसे वाले हैं। ये इन पे मुझे दया और तरस आता है। क्यों? क्योंकि ये 25 चवन्नी वाले ट्वीट नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं आप, तो ये भूखे मरेंगे। क्योंकि इन्हें इन्हीं तरह के अंधभक्तों को गाली देने के लिए, इस तरह के ट्वीट करने के लिए पर ट्वीट जो है वो चवन्नी मिलती है। उस चवन्नी से ये बेरोजगार अंधभक्त अपना पेट पालते हैं, वरना ये भूख से मरेंगे, समझ रहे हैं आप। तो मैं इनके चवन्नी वाले ट्वीट्स का भी स्वागत करती हूँ। और नेपाल से याद आया है कि आज तो नेपाल ने भी देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखते हैं, उन्हें आंखें लाल करके दिखा दी हैं, समझ रहे हैं। इनकी औकात इतनी सी है, इनकी औकात इतनी से थी, इन्हें चड्ढी समझ रहे हैं, चड्ढी से, हाँ वही संघ की खाकी चड्ढी से 10 लाख के सूट तक पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं थी, इस देश के लोगों ने उनकी औकात और हैसियत बनाकर सर पर बैठा दिया। और आज वही गरीब मजदूर सड़कों पर भूखा प्यासा तड़प रहा है और ये अपनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये देश की जनता जज है, फैसला अपने आप कर लेगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्योंकि आज इनके पास जवाब देने को नहीं है कि देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। ये पीछे इतिहास में जाएंगे। एक और संघी भक्त आया है, इनके मुंह पे पट्टी है, इन्हें कहिए अपने आंखों पे भी पट्टी डाल दीजिए आप, क्योंकि आपको तो कुछ सच्चाई देखनी नहीं है, ठीक है। और ये आपको इतिहास में लेकर जाएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्योंकि आज इनकी सरकार है, यूपी और उत्तर प्रदेश, इनके पास आज किसी बात का कोई भी जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने नकली वेंटिलेटर्स, आप समझ रहे हैं, नकली वेंटिलेटर का उद्घाटन कर दिया। क्यों? क्योंकि दिखाना था। अहमदाबाद के कमिश्नर की ऐसे ही तो अंधभक्तों ऐसी तो आपकी गुजरात की सरकार ने छुट्टी नहीं कर दी, समझ रहे हैं। ये जो मुंह पे पट्टी बांधी है ना कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, समझ रहे हैं, ये पट्टी आपके मुंह पर बांध दी गई है कि बोलिए मत। अब आंखों पे भी डाल दीजिए, क्योंकि आपको देखना तो है नहीं अंधभक्तों। सो अंधभक्तों की मैं परवाह नहीं करती। मैंने फिर कहा, इनकी औकात मात्र 54 का ट्वीट करने की है, और जितनी अभद्रता करेंगे उतना ही इनके 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जिनको पसंद करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इन्हें शाबाशी देंगे। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, ये इन्हें बता दीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएं जाते जाते आप सभी के साथ हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के
हमारे सागर के तटों पे बसे लोगों की ज़िंदगियों की बात है। मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ, उनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ उन्हें कि वो बिल्कुल ठीक और सुरक्षित रहें। और ये जो संकट आया हुआ है, दुगना संकट मैं कहूँगी, कोरोना वायरस का संकट कहूँ और या फिर वहाँ का साइक्लोन का संकट कहूँ, मैं पूरी दुआएं हम सब देशवासी मिलकर करते हैं कि पश्चिम बंगाल उड़ीसा के लोग, सागर तट पे बसे लोगों का जो है वो भगवान उनकी रक्षा करेगा। और बाकी गरीब मजदूरों को मैं कहूँगी दोष मत दीजिए, आंखें खोल कर रखिए, आवाज़ को बुलंद रखिए, सोती सरकार को जगाते रहिए। इन्हें राजधर्म, जी हाँ वही राजधर्म जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री, राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म समझाया था, आज आपको वही राजधर्म इस सोती सरकार को जगह जगह कर बताना होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, उम्मीद करती हूँ सबको जवाब मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत।